हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। साइंस जिसका कोड है 086। ठीक है, आप पहले क्वेश्चंस का ब्लूप्रिंट देख लें, यह आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चंस में जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं। तो आपके 20 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर में, जो आपके क्या है, 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू हैं 1 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन बी है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन जो आपका सी है जो 7 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। और उसके बाद केस स्टडी है 4 मार्क्स की। सेक्शन ए है। सेक्शन ए में आपके टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। फिर इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व भी करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिड टर्म एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम का ये पेपर है। साइंस क्लास 9 का पेपर आप देख लीजिए। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी के बाद आपका सेक्शन डी है। और सेक्शन डी के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके जो सेक्शन ई है, ये सेक्शन ई के क्वेश्चंस। टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 39 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें फिगर दे रखी है। बोला है द मसल फाइबर शो इन द डायग्राम। इस डायग्राम में एक मसल फाइबर दे रखा है आपको, और बोला है कि बताओ ये जो मसल फाइबर है ये किस चीज को दिखा रहा है। देखिए यहाँ से क्या है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क है। तो बोला है इनवॉलेंट्री एक्शन कर रहा है, वॉलेंट्री कर रहा है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कर रहा है, नन कर रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए पहले इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या होता है और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो चीजें होती है जो हमारे हैंड से हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जैसे हमें हाथ घुमाना है, हमें पढ़ना है, खेलना है, ये सब वॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री क्या होती है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमारा हार्ट अपने आप बीट करता है, अपने आप धड़कता है ना हार्ट, लंग्स अपने आप ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोला है जो मसल फाइबर है ये वाला एक्शन आपका वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। तो देखो, मसल हमारी मर्जी है ना, हम हाथ उठाएं या ना उठाएं, तो ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, क्यों, हमारी मर्जी है हम अपने हाथ को घुमाएं या ना घुमाएं। तो इस फिगर के हिसाब से ये, अगर इसकी जगह हार्ट की फोटोज दी जाती तो वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। मैंने बता भी दिया, वॉलेंट्री चीजें हमारे कंट्रोल में होती है और इनवॉलेंट्री चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यू जो है मसल फाइबर का, उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉलेंट्री एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या होती है, वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ड्राई आइस क्या होती है, ये सॉलिड स्टेट में होती है। आजकल आपने देखा होगा कई जगहों पे इसको जो है पान वगैरह में डालते हैं, जिससे क्या होता है, सफेद धुआं उड़ता है, वो यही है। तो ड्राई आइस क्या होती है बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मगर ये सॉलिड स्टेट में होती है। जनरली तो गैसेस कैसी होती है, गैसेस फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन का, देखिए थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन में कौन सा कवर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो देखो जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सबसे पहले तो देख लो मेम्ब्रेन किन में होती है, मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होती है। ठीक है, और सेल वॉल किन में होती है, प्लांट सेल में। तो यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन की बात करिए तो जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी वैक्यूल्स में भी और लाइसोसोम में भी। इन दोनों में क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। और बाकी आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, लाइसोसोम क्या है, ये एक सुसाइडल बैग है। ये बात भी पता रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो लाइसोसोम्स और वैक्यूल दोनों में क्या, सिंगल मेम्ब्रेन से ये दोनों कवर्ड होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम बोले डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल रेशियो किसके, टेक्स्ट में डिस्टेंस के, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट में, वो क्या हो सकता है। तो ये याद रखना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर हम किसी सर्कल में दौड़ लगा रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस तो क्या होगा, वो 1 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कितने चक्कर लगाए। मगर जब हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन में पहुंचेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट आंसर होगा इक्वल और लेस देन। याद रखना, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के,
पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता, इसलिए इक्वल और लेस देन 1 आंसर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो पर डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में बोला है आपसे, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस द एथलीट वर एक्सपेक्टेड टू टेक 4 राउंड्स ऑफ द ट्रैक सच दैट द लाइन फिनिश विद सेम एज द लाइन स्टार्ट। ठीक है, एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, एक एथलीट है, ठीक है, जो क्या है, एक एथलीट जो है 4 चक्कर लगा रहा है, राउंड कर रहा है, कितने चक्कर लगाए, 4 राउंड लगाए एक ट्रैक में, जो ट्रैक कितना है, जो ट्रैक की लेंथ है वो 200 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट व्हेन दे टचेस द फिनिश लाइन। देखो ये एक एथलीट है, ये यहाँ से इसने एक चक्कर लगाया इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे उसने दूसरा चक्कर लगाया, वापस से इसी पॉइंट पे उसने तीसरा चक्कर लगाया, और इसी पॉइंट पे उसने चौथा चक्कर लगाया। यानी वो जो एथलीट था वो ए से चला और घूम के वापस से कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया। यानी 4th राउंड में भी उसका जो फिनिश लाइन थी वो क्या थी, ए ही थी। तो क्या उसने कोई चेंजेस करा अपने इनिशियल फाइनल पॉइंट में, नहीं करा। जब उसने इनिशियल और फाइनल पॉइंट में हमने कोई चेंज भी नहीं करा, तो जो एथलीट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। समझ आ गया। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जाए, मगर वो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी स्लैश ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कोई कार, ट्रक या आदमी का, वो क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले समझ लो क्या है। देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लोकेशन। सपोज करो अगर आप किसी पार्क में गए और पार्क में जो एंट्री गेट है, तो एंट्री गेट क्या होगा, वो उसका ओरिजिन होगा, ठीक है, यानी वहां से आप एंट्री करोगे, तो उसको बोलेंगे हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट समझ गए ना, तो वो गेट होगा। पर इनिशियल पॉइंट क्या होगा, अगर आपकी रेस, सपोज करो ये एक आपका पार्क है और यहाँ पे उसका गेट है, मगर जो दौड़ लगाई जा रही है, आपकी जो रेस शुरू हो रही है वो यहाँ से हो रही है। कहाँ से हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की। तो आपका इनिशियल पॉइंट ये होगा और रेफरेंस पॉइंट ये होगा। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, एंटर की गेट, मगर जो रनिंग हो रही है वो उसके लिए रेस का उन्होंने क्या करी है, लोकेशन को चेंज करा है। तो यहाँ पे बोला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट, जो रेस लगा रहे हैं उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट, तो उसे कहेंगे इनिशियल पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पता है क्या है, रेफरेंस पॉइंट उस लोकेशन का पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट क्या है, उस रेस का पॉइंट जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट गया है, और फाइनल पॉइंट उसका फिनिश पॉइंट जहां पर रेस खत्म हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना, रेफरेंस पॉइंट का मतलब एंट्री ऑफ लोकेशन, और इनिशियल पॉइंट का मतलब जहां से वो ऑब्जेक्ट दौड़ लगाना स्टार्ट करेगा, और फाइनल पॉइंट का मतलब जहां पर वो रेस फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे बोला है कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ नॉट पॉसिबल है। तो देखो हमें ये बात भी पता होगी, इसे हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये होता है वाई एक्सिस। ये बात तो पता लग गई आपकी। ठीक है, एक्स ये होता है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को तो हम टाइम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम एक्सिस। तो ये हो गया हमारा वाई का स्पीड एक्सिस। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा ग्राफ पे पॉसिबल नहीं है। तो देखो इस वाले ये ग्राफ तो पॉसिबल है, इस वाले ग्राफ में भी पॉसिबल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले में जो है हमारे को ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि टाइम से नीचे चली गया ये। ठीक है, तो स्पीड कहां तक रहनी चाहिए थी, टाइम तक रहनी चाहिए। तो याद रखना स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पहला है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, सेम ऑब्जेक्ट पे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमने पढ़ा है ना, एक्शन जो होता है क्या होता है, इक्वल क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन क्या करेंगे, एक्ट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट में। जैसे एक आदमी ने चांटा मारा, तो क्या अपने खुद के चांटा मारेगा, वो चांटा दूसरे आदमी को मारेगा। जब वो दूसरे आदमी के गाल पे चांटा मारेगा, मगर उसके हाथ पे भी क्या होगा, दर्द होगा। तो दोनों अलग अलग है ना, समझ आया। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आप कॉपी से, पेन से क्या करते हैं, कॉपी पे लिखते हैं ना,
तभी तो आपके पेन की इंक खत्म होती है। तो क्या है, पेन एक ऑब्जेक्ट है और कॉपी दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में क्या हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। तो एक्शन रिएक्शन क्या होता है, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होगा। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंस, इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, क्वेश्चन में पूछा गया है। आप देखिए क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन में फर्स्ट है गोल्गी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो गोल्गी apparatus जो होता है क्या है, वो इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में, ये ट्रू है और इसमें बोलिए गलत। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव डीएनए, दे हैव एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका कारण क्या है देख लो, इसका कारण ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर तो डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। उसके अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आरएनए, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, आरएनए और राइबोसोम होता है। और जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स का मतलब डीएनए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर तो डीएनए होगा मगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होगा, उसके अंदर होगा आरएनए एंड राइबोसोम, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीसरी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता ही है। और साइटोप्लाज्म जो होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो यानी गोल्गी apparatus जो है लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। मगर इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले में लिखा प्योर सब्सटेंस मस्ट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनमें वन टाइप ऑफ एटम हो सकते हैं, जैसे एटम से भी होते हैं और उसमें मॉलिक्यूल भी होते हैं, दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो वो भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस ही तो है, क्योंकि हम पानी में से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे तो हमें केमिकल प्रोसेस लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मिक्सचर कंटेन टू कंपाउंड मस्ट बी हेट्रोजीनियस, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट के हिसाब से, क्योंकि मिक्सचर में 2 से ज्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे लिखा होमोजेनियस मिक्सचर मस्ट बी यूनिफॉर्म, इसमें क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है वो हमेशा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हमेशा यूनिफॉर्म होता है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसे, क्योंकि जब हम चीनी को पानी में मिला देते हैं तो आप ढूंढ पाओगे कि चीनी पानी में कहाँ है, क्योंकि पानी का जो स्पेस होता है उसके अंदर चीनी क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और वो क्या एक बन जाता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि शुगर कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, या उसके अंदर हम नींबू भी मिला दें, सोडा मिला दें, और या पानी और सोडा मिक्स कर दें, तो कैन वी आइडेंटिफाई वेयर इज अ सोडा और वेयर इज अ वाटर, तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज these two क्या solvent mix and form homogeneous mixture. Next question 10, which compound of sclerenchyma tissue harden, बोला जो which component of sclerenchyma tissue, जो sclerenchyma tissue है उसके कौन से कंपोनेंट जो हार्डन और थिकनन देयर सेकेंडरी और उसकी सेकेंडरी वॉल को थिक बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, कौन से स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के, तो वो है लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, वो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू को हार्ड और थिक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है इज अ वाटर शुगर सॉल्यूशन, वाटर जो शुगर का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वाटर शुगर सॉल्यूशन क्या है, वाटर जो होगा देखो वो सॉल्वेंट होगा और शुगर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो हमारे को पहले देखना, जब हम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ज्यादा कौन सी चीज होगी, जो ज्यादा चीज होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट। क्या अगर हमें 1 गिलास चीनी का पानी बनाना है तो हम 1 गिलास चीनी और 1 गिलास पानी लेते हैं, नहीं, हम 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी लेते हैं। तो कम मात्रा में किसको लेते हैं, लेस करते हैं हम सॉल्यूट, और मोर करते हैं हम सॉल्वेंट। तो समझ आ गया। तो यहाँ पे बोला है वाटर शुगर सॉल्यूशन, तो आपको समझ जाना है किसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट, और दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। पहले तो फर्टिलाइजर्स पता होना चाहिए क्या है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, ठीक है, केमिकली फॉर्मेशन से बनते हैं। मैन्यूर फील्ड में बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं ठीक है, और काउ डंग वगैरह से बनाए जाते हैं। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। यहाँ पे बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो आयरन जो है फर्टिलाइजर्स में नहीं मिलता। तो आयरन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
और पोटेशियम, तीनों आपको फर्टिलाइजर में मिल जाएंगे, मगर आयरन आपको फर्टिलाइजर में नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, मास हैज, तो जो मास होता है उसके पास क्या होता है? तो मास के पास जो मैटर, सॉरी मैटर हैज, मैटर के पास क्या होता है? मैटर हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी मैटर जो होती है उसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। तो आप बड़ा आसानी से बता सकते हो, ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 है प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर। जब हम प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर एडॉप्ट द स्टोरेज ऑफ ग्रेन इंक्लूड, अगर हम गेहूं या चावलों को गोदाम में रखें, किसी भी गोदाम में या कोई भी ऐसी जगह पे रखें, ठीक है, कमरे में, तो उसके लिए हमें ऐसी कौन सी प्रिवेंटिंग मेजर, ऐसी कौन सी चीजें सोचनी पड़ेंगी जिससे कि वो हमारे जो ग्रेन्स हैं जिस गोदाम में, जिस कमरे में रखे हैं, वो खराब ना हो। तो खराब ना होने के लिए सबसे पहले हम उस गोदाम को, उस रूम को स्ट्रिक्टली क्लीन करेंगे, प्रॉपर डिसजॉइन करेंगे, यानी वहां पे किसी भी प्रकार की कोई सीलन वगैरह ना आए। एक तो कमरा क्लीन करेंगे या गोदाम को क्लीन करेंगे, प्रॉपर डिसजॉइनिंग करेंगे, किस तरह के कोई भी सीलन वगैरह वहां पे ना पहुंच पाए। क्लियर है। और फिगमेशन, यानी किसी भी प्रकार के वहां पे फंगीसाइड्स ना हो, कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या करेंगे? हमारे ग्रेन्स को खराब कर देंगे। तो प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर हम कौन कौन से अपनाएंगे? स्ट्रिक्टली क्लीन, प्रॉपर डिजाइनिंग, फिगमेशन। तो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल फॉरवर्ड बिकॉज। एक आदमी जो है जब उतर रहा है अपनी चलती हुई बस से, तो वो क्या है? ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो फॉल फॉरवर्ड क्यों हो रहा है? तो कारण क्या है उसका? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया के कारण, इनर्शिया मोशन के कारण उसकी जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या है? मोशन में है, जिसके कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि उसके फीट कैसे हैं? रेस्ट में है, जिसके, ठीक है, और वो टचेस कहाँ हो रहे हैं? रोड पे। आप, और इनर्शिया का मतलब आपको पता ही होगा, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक एबिलिटी है जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहती है, अनटिल देन, कब तक? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनर्शिया के कारण जो उसका अपर बॉडी है वो तो मोशन में है, जिसके कारण वो फॉरवर्ड जा रहा है, और जबकि उसके फीट कहाँ आ गए? क्योंकि रोड तो क्या है? रुकी हुई है, वो रेस्ट में आ जाएंगे जैसे वो रोड पर टच करेगा। रीजन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब यहाँ पर आपको कुछ डेट्स दी है, उसके हिसाब से आपसे बोला गया है कि आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट मैच। तो जो करेक्ट मैच है वो है, देखो, सेल वॉज डिस्कवर्ड, ये गलत है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड, ये भी गलत है। द प्रोटोप्लाज्म वॉज, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाई 1674। ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन जो 16 है आपका, उसमें बोला हुआ है करेक्ट मैच पूछा है, सॉरी करेक्ट मैच पूछा है। तो करेक्ट मैच इसका ये होगा कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय 1831। इसका करेक्ट आंसर होगा कि न्यूक्लियस कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1831 में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका ये रहा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 आपका कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ अ टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट यानी नमक की बात कर रहा है, इन अ ग्लास ऑफ वाटर इज होमोजीनियस। जब हम नमक को पानी में मिलाएंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा या नहीं होएगा? अगर अच्छी तरह से मिक्स होगा तो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये क्या है? ट्रू है। नमक और पानी को मिलाते हैं तो नमक और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। असर्शन ठीक है। देखिए रीजन, अ सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द होमोजीनियस, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। जब दोनों अच्छे तरीके से मिल जाएंगे तो उनकी जो जो सॉल्यूशन, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन बनेगी? नहीं, उनकी सेम कंपोजिशन हो जाएगी। तो इसका रीजन गलत है, जिसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 18 में बोला हुआ है लेटरल मेरिस्टेम एट द थिकनेस ऑफ प्लांट, ये ट्रू है। लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है? प्लांट की थिकनेस को बढ़ाती है। रीजन है लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, ये भी ट्रू है। तो और जो रीजन है वो भी आपका करेक्ट है कि लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है? मेरिस्टेम क्या करती है? उसे वन प्लेन पर डिवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका असर्शन रीजन दोनों क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ट्रू है। गैस क्या करती है? हमेशा गैस का प्रेशर लगाती है वॉल के कंटेनर में, और इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का मिड टर्म एग्जामिनेशन साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जिसका पेपर कोड है 086 2024-25 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। पहले 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट। तो जब सॉलिड सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, यानी लिक्विड मीडियम उसमें एब्सेंट हो, लिक्विड मीडियम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, कैम्फर बॉल, कपूर की गोलियां क्या होती है? सॉलिड होती है और अचानक ही डिसअपेयर हो जाती है। तो कौन सा प्रोसेस जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर में, तो क्या बोलेंगे? उसे सब्लिमेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी प्योर सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो प्योर हो, जिसमें पानी वगैरह नहीं मिलाया गया, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल होगा सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी जो प्योर सॉल्यूशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट, तो प्योर सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? उसमें हाई सॉल्यूट होते हैं, यानी सॉल्यूट की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है? तो सॉल्यूट क्या होगा? हाई होगा। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है, करेक्ट करेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी डी ई। और ये एक डायग्राम दे रखा है, तो ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। आपको पता है ये डायग्राम किसका है? न्यूरॉन का डायग्राम है। क्लियर है? और उसके हिसाब से बताया, पूछा है कि ए को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, डी को क्या कहेंगे और ई को क्या कहेंगे, यानी इनके नेम आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, तो आपको पता है कि किसको क्या कहेंगे, आपसे ये आपसे ऑप्शन में पूछा गया है। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है ना? तो देखो, इसके हम नेमिंग समझ लेते हैं कि इसकी नेमिंग क्या रहेगी। तो जो इसका बेटा करेक्ट सीक्वेंस आएगा, तो करेक्ट सीक्वेंस आएगा आपका जो है, उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। पहले आएगा न्यूक्लियस, फिर डेंड्राइट, फिर साइटोप्लाज्म, फिर एक्सॉन और फिर नर्व एंडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट है, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नोन एज। जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलॉइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलॉइड बोलते हैं। समझ आ गया आपको? क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलॉइड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्लियर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश वेराइटी इज अ सरफेस फीडर। तो कौन सी मछली की वेराइटी, फिश की वेराइटी जो है सरफेस फीडर कहलाती है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो सरफेस फीडर कौन सी जो है मछली की क्वालिटी जो है सरफेस फीडर कहलाती है? ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा आपका, जो इसका आंसर होगा बेटा ये होगा आपका इसका आंसर। तो सरफेस फीडर क्या होती है? कैटलाज होती है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। तो सरफेस फीडर क्या होगी? कैटलाज होगी। क्लियर है? समझ आ गया बच्चों? तो सरफेस फीडर क्या है? कैटला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, इन एक्वेटिक प्लांट्स विच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज इज फाउंड। एक्वेटिक प्लांटों में जो पैरेन्काइमा टिश्यू है वो, ठीक है, तो इन एक्वेटिक प्लांट विच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड। तो बोला गया कौन सा पैरेन्काइमा टिश्यू आपको मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में। तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो हमें मिलता है वो एरेन्काइमा होता है। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो पानी में फ्लोट करते हैं, और पानी में फ्लोट करने के लिए जो उनमें टिश्यू होता है वो होता है एरेन्काइमा। टिश्यू के कारण फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो जो टिश्यू होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जिसके कारण वो बेयोन से आराम से क्या कर पाते हैं? फ्लोट कर पाते हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से? एक मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ध्यान रखो, होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें हमें ये नहीं पता लगता कि कौन कौन से पार्टिकल मिक्स हैं, यानी सारे पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। या अगर आप मिक्स जूस की बात करो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, अगर आप फ्रूटी की बात कर रहे हो तो फ्रूटी में देखो चीनी भी मिली है, पानी भी मिला है,
और फ्रूट पल्प मिल रहा है, कुछ कलर मिले, मगर हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे पानी में आपने पत्थर मिला दिए, पानी में मिट्टी मिला दी, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हमें पहचान हो जाएगी कि क्या क्या उसके अंदर मिक्स है। तो पहले होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पता लग गया। अब बोला इसमें कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर नो ही है, नॉट पूछा है, नॉट। तो देखो एयर एक जैसा ही लगता है, टिंचर ऑफ आयोडीन भी एक जैसा लगता है, और शुगर सॉल्यूशन भी। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है वो है मिल्क। जब पानी में आप मिल्क मिलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पानी के अंदर आपने क्या मिलाया हुआ है, मिल्क मिलाया है। अगर पानी में आप शुगर सॉल्यूशन मिलाओगे तो आप ढूंढ पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। आयोडीन नमक मिलाओगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। और हवा में भी आप, हवा तुम्हें पता है कि कहाँ हवा के अंदर कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहाँ पर कोई नाइट्रोजन गैस है, नहीं। तो हेट्रोजीनियस यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा नहीं है, मिल्क नहीं है, क्योंकि मिल्क एक हेट्रोजीनियस या कोलाइडल है। मिल्क को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस या कोलाइडल बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन किस चीज के बारे में बताती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस चीज के बारे में बताती है, तो बताती है कोई भी मोशन नहीं हो रहा, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो क्या बताएगी कि कोई भी मोशन नहीं है, ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। क्लियर बेटा, एमसीक्यू समझ आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे हम, ये तो क्लियर है ना आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इसका ऑप्शन वाला है। ऑप्शन में बोला है सपोज अ बॉय एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, यानी एक गोल झूले में, कोई मैरी गो राउंड कैसा होता है, ये होता है मैरी गो राउंड, जो गोल झूला होता है। मैरी गो राउंड में घूम रहा है, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इट इंप्लाइज दैट द बॉय, तो जब इस स्पीड से घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई मैरी गो राउंड में घूमेगा तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि वो वहां पे सेम ही वो घूमे जा रहा है, और उसका सेंटर पॉइंट तो सेम ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय SER। तो SER की फुल फॉर्म है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम। तो दो प्रकार के होते हैं ये। तो पहले होता है ER। ER से क्या बनते हैं, ER से बनते हैं RER और SER। तो ER के दो बनाता है, एक बनाता है SER जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और एक बनाता है, एक SER होता है और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है RER, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि इसके बारे में SER के बारे में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय SER। तो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या फंक्शन प्ले करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम जो है ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करता है, ऑप्शन डी, इट डिटॉक्सिफाई क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। क्या डिटॉक्सिफाई करता है, ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब जब हम, जैसे हम कोई दवाइयाँ खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ खा लेते हैं, या गलती से कोई एक्सपायर मेडिसिन खा लेते हैं, तो उन मेडिसिन के जो इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको कम करने में, उनको रिमूव करने में SER हेल्प करता है। SER की हेल्प से हमारी बॉडी से ड्रग्स क्या है आसानी से, यानी वो जो दवाइयाँ होती है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है एयर इज अ रिगार्डेड एज अ मिक्सचर। एयर क्या है, एयर को हम मिक्सचर मानते हैं, ठीक है। तो एयर इज रिगार्डेड एज अ मिक्सचर क्यों मानते हैं, क्योंकि इट्स कंपोजिशन में बी वेरी, क्योंकि एयर जो होती है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है, पर ये गैसें जो होती हैं, कोई गैस ज्यादा मात्रा में होती है और कोई गैस कम मात्रा में। अगर हम देखें तो हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है हर गैस का एक डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, तो है ना। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो है एनवायरमेंट में क्या है, काफी, अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में देखें तो ऑक्सीजन की मात्रा तो आपको जो है कम दिखेगी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। कुछ मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो, यानी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं जो सब इक्वल नहीं है। तो इसके कारण हम बोलते हैं गैस क्या है, एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है गैस, क्योंकि कंपोजिशन में भी वेरी है, इसमें बहुत सारी गैसें अलग अलग मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 12 भी आप आराम से कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन में पूछा है अ बॉल ऑफ 150 ग्राम इज हिट विद अ बैट। एक 150 ग्राम की बॉल बैट से हिट हुई। द बॉल स्टार्ट ट्रेवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। और बॉल ने कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 3 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो इसमें क्वेश्चन में मास कितना दे रखा है और वेलोसिटी। मास बॉल का कितना है 150 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 3।
तो आप क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो यूनिट सही कर लेंगे, ये तो ग्राम में और ये वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है ना, ये बात तो समझ आ गई ना। तो जो मास है आपका वो किस में है, किलोग्राम ग्राम में। तो मास जो आपका किलोग्राम में है वो ग्राम में है, उसे किलोग्राम में करेंगे। किलोग्राम में करने के लिए कैसे करेंगे, तो हम मास की जगह लिखेंगे 150, ठीक है, ये ग्राम है तो किलोग्राम करने के लिए डिवाइड बाई 1000, ये पता है ना, डिवाइड बाई 1000। ये तो हो गया तुम्हारा मास। और वेलोसिटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वेलोसिटी दे रखी है 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे। क्लियर है, 5 की टेबल पढ़ेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये जब सॉल्व आएगा तो ये तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। और फिर क्या करेंगे आप, इसे देखो ध्यान से, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं पहले से करा, 0 से 0 काटी, यहाँ काटा तो 5 की टेबल पड़ी तो 5 3 जा 15, और यहाँ पे हो गया 5 2 जा 10 और 0, ठीक है। तो ये तो डिनोमिनेटर में 20 आया, तो ऊपर क्या करा 3 से 3 की मल्टीप्लाई करी तो आया 9, और नीचे क्या आ रहा है बेटा 20। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो इसका आंसर आएगा 9/20। क्या आएगा 9/20। अब इस 9/20 को यानी 20 से 9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.45। क्या आंसर आ जाएगा 0.45, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तरीका क्या है, पहले मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, P = mv, और तुम्हें याद रहना चाहिए मास को हमेशा किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 150 डिवाइड बाई 1000 और वेलोसिटी की वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 13 बोला आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल दैट एग्जिस्ट ओनली इन द प्लांट सेल बट नॉट इन द एनिमल सेल। ऐसे कौन से ऑर्गेनल है जो आपको प्लांट सेल में तो दिखाई देगा मगर एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता। तो कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्लांट की जो लीव्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया। कौन से ऑब्जेक्ट है जिसका इनर्शिया सबसे कम होगा, तो पेपर बॉल का इनर्शिया कम होता है इन सब में, लोहे का ज्यादा होगा, प्लास्टिक बॉल का ज्यादा होगा, थर्माकोल बॉल का भी ज्यादा होगा, मगर पेपर बॉल का इनर्शिया कम होता है। इनर्शिया पता ही है आपको क्या है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट व्हाइल अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को लगातार टेम्परेचर दे यानी लगातार हीट भी बढ़ाते रहे मगर उसका टेम्परेचर जो है सेम रहेगा, टेम्परेचर बदलेगा नहीं, वो किस कारण से होता है, वो कारण है आपका लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट के कारण क्या रहता है, टेम्परेचर जो है सेम रहता है। देखो जब पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी मैक्सिमम 100 डिग्री पे क्या होता है, गर्म होता है। अगर पानी या स्टीम का आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो पानी का टेम्परेचर और स्टीम का टेम्परेचर आपको 100 डिग्री ही शो करेगा, दिखेगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे बोला हुआ है ब्लड हैज अ मैट्रिक्स कनेक्ट प्रोटीन सॉल्ट हार्मोन, टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू ऑफ, ठीक है, फ्रिजाइल, और कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो यही है, टेंडन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रिजाइल। ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका असर्शन रीजन है, पहला असर्शन रीजन देखो 17 में बोला है When a solid melt, its temperature remains same। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। ट्रू है ये, यानी ये पहला सेशन इसका ट्रू है। रीजन द हीट गेट यूज इन द चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। बिल्कुल करेक्ट है, वो पार्टिकल को क्या करेगी, ठीक है, ओवर कमिंग करेगी। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन और रीजन इसके दोनों ही आपके ट्रू है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसलिए 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। 18 में बोला है सेल वॉल इन द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल वॉल जो है इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। किसी भी सेल का सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट होता है, ये ट्रू है। सेल वॉल एक नॉन लिविंग पार्ट है। इट ऑफर प्रोटेक्शन डिफाइंड शेप एंड सपोर्ट। और जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, पेड़ को प्रोटेक्शन देती है, उसको एक शेप देती है, सपोर्ट देती है। ये भी ट्रू है। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, इसलिए इसका ऑप्शन भी ए होगा क्वेश्चन 18 का। क्वेश्चन 19 जो है सो बोला स्पीडोमीटर ऑफ द कार मेजर्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार
कार की स्पीड को दिखाता है, हाँ दिखाता है, स्पीडोमीटर नाम ही इसलिए उसका स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ये भी करेक्ट है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो करेक्ट है, इसका ऑप्शन भी ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, कैटल्स आर फेड विद द रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट्स। जो कैटल होती है उनको क्या क्या खाना खिलाया जाता है, रफेज और कॉन्सेंट्रेट खिलाया जाता है। ट्रू है, रफेज प्रोवाइड फाइब्रस व्हाइल कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट, ये भी ट्रू है, इसका ऑप्शन भी ये होगा। हमारे 20 एमसीक्यू हो गए हैं। अब हम करेंगे ऑप्शन 20 तक हो गए हैं। अब हम करेंगे सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो टोटल आपके क्वेश्चन जो है 38 तक क्वेश्चन है। अब हम सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। हमें ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के बीच में 2 या 3 डिफरेंस देने हैं। चलिए करते हैं, फटाफट से इसका आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 21 में बोला है आपको 2 डिफरेंस देने हैं, किसमें, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। तो हम जो डिफरेंस है क्या हो सकता है भाई, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और कोलाइडल भी क्या होता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा ट्रू सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल दे सकते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर। साइज ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है लार्जर देन सॉल्यूशन, या ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है मगर स्मॉलर देन कोलाइडल। और कोलाइडल जो होते हैं उनके पार्टिकल आर नाइदर टू स्मॉल और नाइदर टू लॉन्ग। यानी ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं उसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, कोलाइडल के सॉल्यूशन के पार्टिकल मॉडरेट होते हैं, और सस्पेंशन के साइज के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे छोटे पार्टिकल सॉल्यूशन के, सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के, और कोलाइडल के पार्टिकल बीच के, मिड के होते हैं। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के स्टेबल होते हैं, और पार्टिकल जो सस्पेंशन के होते हैं वो नॉट स्टेबल होते हैं, और पार्टिकल जो कोलाइडल के होते हैं वो भी स्टेबल। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल और कोलाइडल के पार्टिकल स्टेबल होते हैं, सस्पेंशन के नॉट स्टेबल होते हैं। और भी दे सकते हैं, पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूशन के वो सेटल डाउन नहीं होते, डू नॉट सेटल डाउन, जबकि सस्पेंशन के सेटल डाउन हो जाते हैं, और कोलाइडल के भी सेटल डाउन नहीं होते। तो आप इस तरीके से 2, मैंने तो आपको 3-4 डिफरेंस बता दिया, आप 2 ही लर्न करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको नेम द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चंस में इनके नेम बता। क्वेश्चन 22 में आपसे क्वेश्चन में पूछा है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट से पूछा है टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। कौन सा टिश्यू होता है जो हमारे माउथ की इनर लाइनिंग में होता है, यानी वो टिश्यू जो कैविटी में होता है। जैसे जो माउथ की इनर लाइनिंग में होगा, आप कह सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, उस टिश्यू का नाम क्या है, तो उस टिश्यू का नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्पेलिंग है SQUAMOUS, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये कहाँ पे मिलेगा हमारे, ये मिलता है इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। दूसरा बोला है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। कौन सा टिश्यू होता है जो मसल से बोन को जोड़ता है, तो टेंडन। टेंडन क्या करता है, मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, तो टेंडन इज द टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन। थर्ड पूछा है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू जो है हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड ब्लड में होता है। ब्लड क्या है, लिक्विड टिश्यू है ना, तो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड टिश्यू क्या है, एक ब्लड जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स टिश्यू है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 23 में हो जाए इफ 2 मिलीलीटर ऑफ डेटॉल इज एडेड टू द बीकर ऑफ कंटेनिंग 500 milliliter of water and stayed to observation that can you make। तो बोला है अगर हम 2 मिलीलीटर डिटॉल लें और उसे 500 मिलीलीटर पानी में मिक्स कर दें और अच्छे से घोल दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो, हमें ऑब्जर्वेशन बोलिए, 2 ऑब्जर्वेशन। तो पहली ऑब्जर्वेशन मिलेगी
कि जब डिटॉल क्या एक होमोजीनियस मिक्सचर से मिलकर, तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, वी विल ऑब्जर्व स्लाइटली कलर चेंज। तो जैसे डिटॉल पानी में डलेगा तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा व्हाइट सा हो जाएगा। तो हमारे को पहला देखने को मिलेगा कि पानी का कलर कैसा हो जाएगा, स्लाइटली चेंज, व्हाइट हो जाएगा। दूसरा, पानी में एक स्मेल आने लगेगी, या कह सकते हो आप गंध, खुशबू आने लगेगी, उसे खुशबू या बदबू जो भी समझो। अ फेंट स्मेल ऑफ डिटॉल, डिटॉल की हमें स्मेल भी आने लगेगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, बोला है व्हाट विल हैपन व्हेन लाइसोसोम्स इज रिमूव फ्रॉम सेल बॉडी। क्या होगा अगर लाइसोसोम सेल बॉडी से निकाल दिया जाए। अगर किसी की सेल बॉडी से, यानी समझ सकते हो आप ह्यूमन बॉडी से या किसी से भी लाइसोसोम्स को क्या करें, रिमूव करेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है, सबसे पहले समझ लेंगे। पहली बात तो कई बार तो ये बोला जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये भी सुना होगा। तो पहले तो ये लिख देना, लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडल बैग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डेथ। क्योंकि लाइसोसोम खुद भी क्या करता है, कई बार सेल को मार देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पहली बात तो याद रखना, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो लाइसोसोम्स आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। पर जो मेन आंसर है इसका, कि अगर इसे निकाल दे तो क्या होगा। क्योंकि जो लाइसोसोम का द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट ऑल वेस्ट प्रोडक्ट। तो लाइसोसोम क्या करता है, अगर कोई बेकार चीज भी है, कुछ हमने गलत खा लिया है तो उसे भी डाइजेस्ट कर देता है। अगर हमने कुछ रेडी पटरी का खा लिया है जिसमें कुछ माइक्रोब्स भी हमारी बॉडी में चले गए हैं, तो कई बार हमें फूड पॉइजनिंग नहीं भी होती। तो उसका कारण क्या है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम उन खराब खाने में बैठे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डाइजेस्ट कर देता है। इफ देयर इज नो लाइसोसोम, अगर हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स नहीं होगा तो वेस्ट विल बी एक्यूमुलेट। जो खराब चीजें हमने खाई हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, यानी इंक्रीज हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी हमारी सेल में, जिससे हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी और हम बीमार रहने लगेंगे। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है ऑल वेस्ट प्रोडक्ट। इफ लाइसोसोम रिमूव तो क्या होगा, वेस्ट विल बी एक्यूमुलेट, वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा। एक्यूमुलेट भी लिख सकते हो, इंक्रीज भी लिख सकते हो, कि वेस्ट विल बी इंक्रीज इन सेल्स और मेकिंग टॉक्सिक, और वो हमारे लिए क्या होगा, टॉक्सिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 है, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में पूछा है आपसे कि अंडर व्हाट कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों इक्वल होती हैं। दो चीजें पूछी हैं। तो पहले तो बोला है कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना है। तो देखो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा। नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे तो क्या होता है, यहाँ तो होता है आपका टाइम, यहाँ होता है डिस्टेंस। एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या होता है बेटा, टाइम होता है, और वाई एक्सिस में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। बात तो पता है ना, एक्स एक्सिस को बोलते हैं टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये वाई एक्सिस है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ इस तरीके से करेगा, यानी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में। ये यूनिफॉर्म मोशन का टाइम ग्राफ है। यूनिफॉर्म में कि यहाँ पे नीचे टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस है, मगर यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, जो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल टाइम में। अब ये बोला है कि कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। जो मैग्नीट्यूड होता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का इक्वल होता है कब, जब मोशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करे और सेम डायरेक्शन में, यानी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब दोनों ही क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर मोशन करेंगे। तो दोनों का क्या याद रखना, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में इन सेम डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं जल्दी से। 26 की क्या आंसर है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 26 है। बोला है गिव रीजन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम पहले। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, गिव रीजन में रीजन दिया हुआ है। बोला व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक कोई कारपेट है, जब उसमें धूल है, जब हम उसमें डंडे से मारते हैं, स्टिक से मारते हैं, तो धूल बाहर निकल जाती है, डस्ट बाहर निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल स्टे इन रेस्ट
तो पार्टिकल शुरू में रेस्ट में होते हैं वाइल कारपेट मूव्स। ठीक है, जब कारपेट को मूव करा जाता है या बीटन करा जाता है तो डस्ट पार्टिकल कम आउट ड्यू टू इनर्शिया। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण जो पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी है, इट इज एडवाइजेबल टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद रॉप। जो लगेज होता है वो बस के ऊपर छत पर बांधा जाए। ये क्यों बोला जाता है, अगर लगेज को हम बिना बांधे बस में रख देंगे तो वो गिर जाएगा, इसलिए लगेज को बोला जाता है बांधा जाए। पर इसका साइंस में आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन बस स्टार्ट द लगेज विल फॉल बैकवर्ड। तो लगेज पीछे को गिर जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका आंसर भी क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी और सेक्शन डी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस का इंतजार करिए। बाकी आप मैथ्स की प्रिपरेशन, साइंस की प्रिपरेशन, क्लास 6 to 12 सारी प्रिपरेशन आप चैनल पे कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख के सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपना सपोर्ट हमें दीजिए।